नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेह ज्ञान में। मैं आपका होस्ट केशव कृष्ण आज आपको लेके चलूँगा पूर्व मध्यकालीन भारत की अनोखी दुनिया में, जिसका कालखंड हम मानते हैं 750 से 1200 ईस्वी। हम वास्तविक रूप से इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास आदिकाल से लेकर के 1000 एडी तक माना जाता है। 1000 एडी यानी आप आदिकाल से लेकर के 1000 एडी तक मानते हैं प्राचीन भारत। इसके पहले 750 से वो घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं जिनकी वजह से समाज और राजनीति में वो परिवर्तन आते हैं कि हम एक नए युग की शुरुआत देखते हैं, और वो नया युग है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, उसके आने वाले सभी परिवर्तनों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखें, क्योंकि उसी में हम वो घटनाएं और वो कारण ढूंढने पर मिलते हैं जिनकी वजह से कालखंड में परिवर्तन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। महत्वपूर्ण था कि गुप्त साम्राज्य का पतन जब होता है तो उसका एक परिवर्तन के साथ में जुड़ाव हुआ, वो था मगध का महत्व की समाप्ति। हमने देखा था कि करीब 600 बीसी से मगध एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उभरा था, और अब मगध का महत्व समाप्त हो गया क्योंकि गुप्त की जगह अब दूसरे छोटे छोटे साम्राज्यों ने ले ली, और मगध के महत्व में पाटलिपुत्र का महत्व भी समाप्त हुआ और एक नए क्षेत्र कन्नौज का उदय हमें देखने को मिला। तो मगध का स्थान ले लिया कन्नौज ने, और इस कन्नौज के उद्भव के साथ ही ऐसी परिस्थितियां बनी कि कन्नौज पर शासन करने वाले आयुध वंश, यहाँ पर आयुध वंश का शासन था। तो आयुध वंश, क्योंकि जो आयुध वंश था वो शक्तिहीन था, ये पावरलेस थे। पावरलेस होने की वजह से यहाँ पर 3 अलग अलग शक्तियों ने अपनी ताकत को आजमाया। कौन सी थी ये 3 शक्तियाँ? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इनके विषय में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 शक्तियाँ जो थीं, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी ऐसा संघर्ष जिसमें 3 पक्षियाँ भाग लें, उसकी स्थापना की, और तीनों के बीच में लंबे समय तक, करीब 200 वर्षों तक ये संघर्ष चला। और एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन था स्वतंत्र राजनीतिक केंद्रों का उदय। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मगध का साम्राज्य समाप्त तो हो चुका था, और जब एक शक्तिशाली साम्राज्य समाप्त होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे शक्ति के केंद्र स्थापित होते हैं। तो ये जो शक्ति के केंद्र थे, ये बहुत सारे शक्ति के केंद्र स्थापित होंगे और ये आपस में लड़ते रहेंगे, जिसका एक बड़ा परिणाम होगा राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता भी होगी, और जो स्थापित होने वाले साम्राज्य होंगे वो भी छोटे होंगे और कम शक्तिशाली होंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आया वो था जाति व्यवस्था का जटिल हो जाना। जो ब्राह्मणिकल जाति व्यवस्था 4 वर्णों में बटी हुई थी, उस वर्ण व्यवस्था में वर्णों के साथ साथ कर्मकांड भी ज़्यादा मजबूत हो गए, और इस जाति व्यवस्था के कारण समाज और जटिल हो गया। इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे। आर्थिक परिवर्तनों में हमें ये देखना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तनों में नई जातियों का उद्भव था, और इसके साथ साथ आर्थिक परिवर्तनों में कृषि पर बढ़ने वाला लोड था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के पतन होते होते व्यापार का भी पतन हुआ, और इस व्यापार के पतन के चलते कृषि पर लोड बढ़ गया,
और ये भी एक आर्थिक परिवर्तन था। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो था वो था सामंतवाद का उदय। सामंतवाद एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। ये यूरोप में करीब 1000 एडी में आता है, लेकिन भारत में ये हर्ष के काल से ही देखने में मिलता था। हर्षचरितम में भी ये दिखाया गया है कि किस प्रकार हर्ष अपनी छोटी छोटी ज़मीनों का दान देता था प्रत्येक सामंत को। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सामंतवाद का उदय और विस्तार होता है। यहाँ पर नवीन राजवंशों का भी उदय हुआ इस काल में, मुख्यतः जिसे राजपूत काल माना जाता है। तो इसमें राजपूतों का उदय हम देखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता क्योंकि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था और छोटे छोटे नए राजनीतिक केंद्रों का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। हम एक बार देख लीजिए कि हर्ष का साम्राज्य था कैसा। यदि हम हर्ष के साम्राज्य पर नज़र डालें तो हर्ष का साम्राज्य के यहाँ पर करीब बाद में, हर्ष की समाप्ति के बाद में पालों का उदय होगा। ये गुर्जर प्रतिहार हैं और हर्ष के समय पर ये इसकी बाउंड्री थी और यहाँ पर थे चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय से 641 में हर्ष की हार भी हुई थी। इन्हीं के सामंत थे इस समय राष्ट्रकूट, जो अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे 733 एडी में। इनका एक शासक होगा दंतीदुर्ग, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं आगे। तो ये हर्ष का साम्राज्य है। ये तीनों यहाँ पर खींचे चले आएंगे। तो देखें एक बार यहाँ पर क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कन्नौज। ये आज के यूपी के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है कन्नौज। अब देखिए, यदि हम कन्नौज की स्थिति को ध्यान से देखें तो ये जमुना, ये गंगा और ये पूरा गैंगेटिक प्लेन, ये पूरा गैंगेटिक प्लेन जो है इसकी अपनी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। एक तो भूमि बहुत उपजाऊ है, कृषि की पैदावार बहुत अधिक होती है और ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर वाटरवेज अवेलेबल थे। इसके साथ साथ यहाँ पर नेचुरल फ्रंटियर मिलता था जो कि डिफेंसिव था, डिफेंसिव फ्रंटियर, और ये हर्ष की राजधानी थानेसर। तो हम ये देखते हैं कि ये नए पावर स्ट्रगल की नींव रखी गई। तो यहाँ पर कन्नौज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण पावर स्ट्रगल के सेंटर के रूप में उभर करके आता है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। हाँ, इसमें एक चीज़ हमसे छूट गई, एक बार उसको और देख लीजिए। यहाँ पर दो साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण रूप से उभरेंगे, चोल और पांड्य। पल्लव ये अपने पतन की ओर बढ़ेंगे और जहाँ नॉर्थ इंडिया डिवाइडेड होगा वहीं साउथ इंडिया यूनाइटेड हो जाएगा। ये शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय होगा यहाँ पर, और यहाँ पर वीक साम्राज्य आपस में लड़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीक साम्राज्यों को और एक बार इसको देख लेने को कि आखिर होगा क्या। देखिए, अब जो हमने देखने की कोशिश की थी पहले वो था ये कन्नौज की स्थिति। ये कन्नौज हमने देख लिया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पाल साम्राज्य है और ये गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रकूट, मान्यखेड़ इनकी राजधानी थी, और इस मान्यखेड़ राजधानी के साथ में ये जो आपको छाया बनी हुई दिखाई दे रही हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि सभी अपने पावर क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे और उसको एनक्लोज करना चाहते थे कन्नौज को। कन्नौज बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहा है जैसे ये कोई मैग्नेट हो। इसे कहते हैं पावर मैग्नेट। पावर मैग्नेट कैसे डेवलप होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, एक और चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो ये है ईस्टर्न चालुक्य, और लंबे समय तक यहाँ पर ईस्टर्न चालुक्य और कुछ यहाँ पर गंगों का साम्राज्य भी रहा है। खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस लेक्चर के लिए। अब हम आगे देखते हैं
8वीं शताब्दी में पूर्वी भारत की राजनीतिक स्थिति फ्रेगमेंटेड थी, क्योंकि यहाँ पर शशांक की मृत्यु हो चुकी थी और अराजकता फैली हुई थी। इसी अराजकता से बचने के लिए आम लोगों ने मिल करके पहली बार चुनाव किया गोपाल का, और इस गोपाल ने नींव डाली पाल वंश की। पश्चिम भारत की स्थिति ऐसे में देख लेते हैं कि जिस समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू नहीं हुआ था उसके जस्ट पहले पश्चिम भारत में अरब आधिपत्य हो चुका था। यहाँ पर 712 एडी में मुस्लिमों का आक्रमण हो चुका था, परंतु ये पूर्व की ओर नहीं बढ़ पाए थे। पूर्व की ओर ये नहीं बढ़ पाए थे और ये सीमित रह गए थे सिंध के पश्चिम में। सिंधु के पश्चिम में, यानी जो क्षेत्र आजकल पाकिस्तान है, ये वहाँ पर सीमित रह गए थे। इसके लिए सिंध विजय और सिंध विजय से संबंधित राजनीतिक परिस्थितियों के लिए एक लेक्चर अलग से मैं जोड़ूंगा आपको। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको उस लेक्चर के बारे में और डिटेल जानना है। चलिए, अब एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है 8वीं शताब्दी में दक्षिण और मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया में वो समय जब फ्रेगमेंटेड पावर्स थीं, तब यहाँ पर यूनाइटेड पावर्स उभर रही थी। आइए उसी का उद्भव देखते हैं। पहले कौन सी पावर उभर रही है? दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय। पहले हुआ 733 में दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय। ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में। उत्तर भारत की राजनीति में इन्होंने हस्तक्षेप किया। ये केवल युद्ध करते थे, अटैक करते थे और वापस दक्षिण भारत की राजनीति में लौट जाते थे, और उत्तर भारत में अपनी शक्ति प्रदर्शन के अलावा इन्होंने सीधे साम्राज्य करने की नीति का पालन नहीं किया। इनके अलावा यदि हम दक्षिण में देखें तो वेंगी के पूर्वी चालुक्यों का शासन था, और इसके ही आंध्र के कैकुलम जिले में पूर्वी गंगों का राज्य था। ये दोनों काफ़ी लंबे समय तक बने रहे। 9वीं शताब्दी के अंत तक पल्लव साम्राज्य, जी हाँ, पल्लव साम्राज्य का पतन हो जाता है और चोल और पांड्य, इन दोनों का उद्भव भी हम देखते हैं। अब हमें देखना होगा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये इन्वॉल्व हुए, इसके लिए कारण क्या थे? देखिए, सबसे पहला कारण था शक्तिहीन आयुध वंश का शासन, क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शक्तिहीन शासकों के द्वारा यदि गाइड किया जाएगा, यदि शक्तिहीन शासक वहाँ पर शासन करेंगे तो वो इन्विटेशन होगा पावर स्ट्रगल के लिए, और वो पावर स्ट्रगल शुरू हो गई क्योंकि इनके आसपास शक्तिशाली साम्राज्य थे। कौन से? पाल और प्रतिहार। कन्नौज का महत्वपूर्ण स्थान उत्तर भारत की राजनीति में स्थापित हो चुका था, और ऐसी स्थिति में शक्तिहीन शासक अपने आप को बचा नहीं सकते थे। यदि हम देखें तो पूर्वी भारत में पाल, पश्चिम में प्रतिहार, दक्कन और दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट शासक शक्ति के प्रतीक थे उस समय, और इन सभी की साम्राज्यिक लालसाएं भी थी। आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि आखिर इन्होंने ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग क्यों लिया। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये समझने वाली बात है कि आयुधों के पास इन तीनों के सामने समर्पण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, बिकॉज देयर वॉज नो पावर मैच। वो एक दूसरे के लिए कहीं तक कोई मैच नहीं थे। आयुध वंश शक्तिहीन वंश था। यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष की जन्मभूमि इसलिए तैयार हो गई क्योंकि एक पावर मैग्नेट के रूप में कन्नौज सबको अपनी ओर खींच रहा था। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष की जब शुरुआत होती है तो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट 9वीं शताब्दी के मध्य तक लड़ेंगे। कन्नौज वो धुरी हो गया था जो पहले पाटलिपुत्र था, इसीलिए ये पावर मैग्नेट कहलाता था, और पावर मैग्नेट अपने आप पावरफुल राजाओं को खींचती है अपनी तरफ। कन्नौज के फर्रुखाबाद जिले में स्थित, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की हमने थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख ली। अब हम ये देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने के प्रत्येक के पास अपने क्या कारण थे। शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूटों की जो उत्तरी सीमा थी वो थे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों के साथ में
इनका नॉर्दर्न बॉर्डर लगता था और गुर्जर प्रतिहारों का साउदर्न बॉर्डर इनके साथ लगता था। यानी दोनों के बॉर्डर जब एक दूसरे के पास जाएंगे तो दोनों को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए लगातार युद्ध करते रहने पड़ेंगे। ये युद्ध अपने आप में अवश्यंभावी हो चुका था। राष्ट्रकूटों की साम्राज्यवादी मानसिकता भी थी। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग समय पर अपने दक्षिण भारत के साम्राज्य को महत्व दिया बनिस्बत उत्तर भारत के साम्राज्य के। इसी कारण से वो बार बार इस संघर्ष में कूदते थे, जीतते थे, परंतु वापस दक्षिण भारत की ओर चले जाते थे। राष्ट्रकूटों की उत्तर और दक्षिण भारत में दोनों में महत्वपूर्ण बने रहने की महत्वाकांक्षा भी थी। जब उन्हें लगता था कि पाल या प्रतिहार दोनों में से कोई भी अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं तो वो दोनों के ऊपर अटैक कर दिया करते थे। ऐसे समय पर जीतने के बाद वो दक्षिण भारत में वापस लौट जाते थे। अच्छा, अब गुर्जर प्रतिहारों के क्या कारण थे? गुर्जर प्रतिहार राजनीतिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं रखते थे। हमने देखा था कि उनका जो साउदर्न बॉर्डर था वो राष्ट्रकूटों के साथ में टकराता था, तो साउदर्न बॉर्डर पर वो अपने आप को सेफ करना चाहते थे, लेकिन वो इस बात को भी समझते थे कि राष्ट्रकूट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए वो एक बफर जोन की तैयारी में थे। बफर जोन यानी वो इलाका जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जहाँ पर वो अपनी शक्ति का संचरण कर सकें, एकीकरण कर सकें। तो गुर्जर प्रतिहारों का मालवा पर अधिकार था और राष्ट्रकूट साम्राज्य की सीमाएं यहाँ से लगती थी। असुरक्षा की भावना के चलते राष्ट्रकूटों से लगी हुई सीमा से निकलकर उन्होंने कन्नौज की भूमि पर इच्छा जताई। इसी कारण त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के आयुध शासक इंद्रायुध को पराजित किया। अब आप देखते रहेंगे कि आयुध शासक आएंगे और पराजित होंगे, इनके द्वारा बार बार हटा दिए जाएंगे। इंद्रायुध का भी चक्रायुध यही पाल भी करेंगे और यही इन्होंने भी किया। पाल शासकों ने क्यों त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो पाल शासक अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं रखते थे। वो भी अपने पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य का विकास करना चाहते थे। राष्ट्रकूटों के साथ इनकी सीमा सत्ताहीन परिस्थितियों का लाभ उठाने की आकांक्षा भी थी। क्यों? राष्ट्रकूट जब आते थे वो प्रतिहारों को हरा कर के चले जाते थे। अब गुर्जर प्रतिहार हारने के बाद में वापस बैक टू पवेलियन रानी राजस्थान लौट जाते थे, और जब वो वहाँ पर लौट जाएंगे तो पावर मैग्नेट यानी कन्नौज बुलाएगा, तो कौन भाग के जाएगा? पाल। यानी खाली क्षेत्र में अधिकार करने की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाएं। देखिए, सामान्यतः राष्ट्रकूट उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों को हराकर वापस लौटते थे, गुर्जर प्रतिहार अपने क्षेत्र में सिमट जाते थे और कन्नौज की राजनीति में पाल शासकों के लिए अवसर सुलभ हो जाता था। त्रिपक्षीय संघर्ष के कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अब उस पर एक बार ध्यान दे लेते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी घटना है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कैसे है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रतिहार नरेश वत्सराज ने सबसे पहले शुरुआत करी। इसने आयुध शासक इंद्रायुध को पराजित कर दिया और पाल नरेश जो धर्मपाल था उसने क्षेत्र विस्तार के लिए इसको सही समय समझा और उसने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। वत्सराज पर आक्रमण होने से शक्ति के लिए संघर्ष की शुरुआत हो गई और ये ही वो चक्र था जिसमें दो पक्ष पाल और प्रतिहार एक दूसरे से लड़ बैठे थे। तीसरा पक्ष अभी आना बाकी है। अब इसी समय क्या होता है कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव जो है वो वत्सराज को युद्ध में पराजित कर राजपूताना की ओर खदेड़ देता है और उसके बाद गंगा यमुना दोआब में धर्मपाल को पराजित करता है। अब ये दोनों को पराजित करेगा, पाल और प्रतिहार दोनों को पराजित करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अपना राज्य स्थापित नहीं करेगा। इस प्रकार से ये संघर्ष यहाँ पर शुरुआत होगा। अब दूसरा एपिसोड में क्या होता है, यानी इसके बाद की घटनाओं में क्या होता है?
जो राष्ट्रकूट राजा ध्रुव है वो वत्सराज को हराने का तत्कालीन लाभ वो स्वयं नहीं उठा पाया, क्योंकि वो वापस अपने दक्षिण लौट गया और इसका लाभ उठाया धर्मपाल ने, पाल शासक धर्मपाल ने। राष्ट्रकूट वत्सराज राजपूताना की तरफ लौट गया। धर्मपाल ने राष्ट्र विस्तार के लिए अवसर को एक सुअवसर के रूप में उपयोग किया और उसने चक्रा युद्ध को यहाँ पर सिंहासन पर बिठा दिया, इंदिरा युद्ध को हरा करके। इसी प्रकार कन्नौज पर पालों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हालांकि राष्ट्रकूटों से दोनों हारे, गुर्जर प्रतिहार भी और पाल भी, लेकिन स्थापत्य पालों ने स्थापित किया। अब चक्रा युद्ध को गद्दी पर बिठाने के परिणाम स्वरूप वत्सराज का जो पुत्र था वो था नागभट्ट द्वितीय, ने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध को हरा दिया। अब ये सेकेंड एपिसोड उसके बाद का शुरू हो गया। धर्मपाल ने इसे चुनौती माना। मुंगेर के निकट, बिहार में मुंगेर है, मुंगेर के निकट नागभट्ट द्वितीय से युद्ध किया, लेकिन इसका परिणाम भी नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में रहा। नागभट्ट द्वितीय इनसे जीत गया, लेकिन उसकी जो सफलता थी ये बहुत छोटी थी। इसके बाद में फिर दोबारा इस पावर स्ट्रगल के सबसे पावरफुल खिलाड़ी यानी राष्ट्रकूट दोबारा आते हैं। नरेश गोविंद तृतीय यहाँ पर आएगा और नागभट्ट को बुरी तरह पराजित कर देगा। ये भी कहा भी जाता है कि शायद चक्रा युद्ध ने और पाल शासक ने यानी धर्मपाल ने इनको मिलकर के बुलाया था। बाद में धर्मपाल ने भी यहाँ पर राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय को के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कन्नौज पर उसके अधिकार को स्वीकार किया। लेकिन ये केवल एक सिग्निफिकेंट बात ना हो करके ये केवल वो उनका प्रिटेंड था कि हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से चक्रा युद्ध और धर्मपाल ने मिलकर इसको खेला था। एक प्रकार से उसने पालों को फंसा दिया था, यहाँ पर प्रतिहारों को, माफ़ कीजिएगा। नागभट्ट द्वितीय पर गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट की यह विजय संभवतः 809 से 10 के आसपास हुई थी। गोविंद तृतीय फिर दोबारा से दक्षिण लौट जाएगा। धर्मपाल और उसका पुत्र देवपाल अब दोबारा कन्नौज पर अधिकार करने का रास्ता खुल जाएगा और ये करीब करीब 845 ईडी तक बना रहेगा। धर्मपाल 810 में समाप्त और उसके बाद देवपाल का स्टार्ट शुरू होगा 845 तक के लिए। अब आखिर में कंक्लूसिवली हम देखते हैं कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में हुआ क्या। पाल शासक धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार ने कन्नौज पर आधिपत्य करने की कोशिश दोबारा से की और प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया उसको। ये वो समय था जब गुर्जर प्रतिहारों का सबसे अधिक समय के लिए यहाँ पर नियंत्रण रहा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि इस समय राष्ट्रकूट आंतरिक और बाहरी मुश्किलों से गुजर रहे थे और राष्ट्रकूट यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और अमोघ वर्ष जो कि उस समय ताकतवर बादशाह था, उनका ताकतवर राजा था, लेकिन वो शांति प्रिय था और वो यहाँ पर आके आक्रमण नहीं करना चाहता था। इस वजह से यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार इस पर नियंत्रण रख पाए कन्नौज पर। यह संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन यदि हम एंड रिज़ल्ट देखते हैं तो इसके रिज़ल्ट में हम यही पाते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का ज़्यादा समय तक कन्नौज पर शासन रहा है। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने देखा कि किस प्रकार से त्रिपक्षीय संघर्ष घटा और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सी घटनाओं के द्वारा किस किस पक्ष के द्वारा क्या घटनाएं की गईं और उन घटनाओं का परिप्रेक्ष्य तीनों पक्षों की तरफ से क्या रहा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो में आप और क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और इसमें क्या सुधार चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर सजेस्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।